हाय फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जिसके की काफ़ी डिमांड हो रही है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ चर्चा का विषय यही होता है। क्योंकि आजकल मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो पुरुष आयोग के गठन के लिए सहयोग मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो कि पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते में बाधा उत्पन्न होने पर जो विवाद पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए किसी ऐसे परिवार को, ऐसे जोड़े को, कपल को क्या करना चाहिए। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये लीगल मैटर्स के जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये मेरे को बनाने में कुछ सब्सक्रिप्शन आपका बहुत उत्साहित करेगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सही वक्त पर सही कदम लिया जाए तो विवाद सुलझ भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि कानून की जानकारी, बुरे भले की जानकारी नहीं होती है सबको। क्योंकि सब एक निश्चल भाव से, ईमानदारी से, एकता की भावना से अपना जीवन जी रहे हैं। उनके मन में कभी कोई चालबाजी, षड्यंत्र ऐसा कभी नहीं आता। इसलिए वो उस टाइम जो भी सही समझते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जैसे कोई अपराधी है, वो हार्बर हो रहा है, मतलब उसको पुलिस ढूंढ रही है और किसी के घर चले जाता है और वो बताता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। लेकिन एक समझदार आदमी जो कि कभी किसी पचड़े में पड़ा नहीं, षड्यंत्र नहीं पड़ा, उससे वो कहता है यार तुम्हारे पास एक रिवॉल्वर है ना लाइसेंस वाली, वो तुम मेरे को दे दो, ये मेरे सुरक्षा के काम आएगी। और वो उसको पकड़ा देता है। उसको नहीं पता कि जो ये कदम वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उठा रहा है वो कितना गलत है। उसका दोस्त बचे ना बचे, क्योंकि वो तो शातिर अपराधी है, वो तो अंडरग्राउंड हो जाएगा। लेकिन पकड़ा कौन जाएगा? ये समझदार आदमी जो कि अपनी समझ से काम ले रहा है। समझदारी ये नहीं है कि तुम ईमानदार बन के रहो, समझदारी है कि ज्ञान भी होना चाहिए। अब पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत नाजुक होता है। छोटी छोटी बात पे तू मैं हो जाती है। ईगो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सबसे आगे आ जाती है। कई बार पत्नी अपने पति से ज़्यादा इनकम वाली होती है या ज़्यादा अमीर घर से होती है, तो वो दब्बू नहीं होती है, वो बढ़ चढ़ के झगड़े में हिस्सा लेती है। और जो पुरुष होता है उसको पता होता है कि पुरुष और स्त्री में वो पति है तो उसका स्थान ऊंचा है। तो उस भावना से वो कि तुम मेरे घर में रह रही हो, मैं तुम्हें भगा के नहीं लाया था, इस चक्कर में वो भी उलझ पड़ता है, जो कि बहुत गलत रिजल्ट की तरफ ले जाता है सबको। कई बार कोर्ट में हमें ऐसे केस भी मिलते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि ज़रा समझदारी से काम लेते तो बात इतनी ना बिगड़ती, इनका रिश्ता बच जाता। लेकिन गलत रिश्ता नहीं है, गलत सोच होती है, ठीक है जी।
इंसान इंसान के साथ एडजस्ट कर पाता है। अभी सपोज करो कोई ट्रेन में जा रहा है और वो खड़ा है और किसी ने उसको बैठने का कह दिया, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों आराम से बैठे हैं, खिसक के जगह बना दी जाती है, बैठा जाता है, उसको अखबार भी दिया जाता है, कोई चाय आती है तो वो भी आपस में ली जाती है। अब वो नहीं जानते हैं। अब देखिए दोनों में से एक कोई पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल हो सकता है और दोनों में से कोई एक कातिल भगोड़ा डकैत भी हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यहाँ उनका कोई विवाद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जीवन का है। बेमेल विवाह कहते हैं ना, बेमेल विवाह, ये तो सरासर एक गप ही है। कोई विवाह बेमेल नहीं होता है। बेमेल होता है विचार उनके आपस में एडजस्ट करने की मशीनरी उनकी ख़राब होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब पति पत्नी में कोई विवाद हो भी जाए तो उनको कभी इस बात को लेकर तीसरे के पास जाना नहीं चाहिए। उन्हें सबसे पहले आपस में ठंडे दिमाग से कोई पसंद डिश बना के, कोई चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक लेकर, ठंडी या गर्म ड्रिंक लेकर आपस में बात करनी चाहिए। तो उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि जब दो बर्तन धोए जाते हैं तो झूठे बर्तन भी आपस में टकराते हैं। साबुन मलते टाइम भी बर्तन आपस में टकराते हैं। उनको नल के पानी के नीचे धोते हुए भी आपस में टकराते हैं। धोने के बाद उनको जब किसी टोकरी में या किसी कपड़े पर या किसी स्लैब पे जब रखा जाता है तो भी वो आपस में टकराते हैं। स्लैब पे रखते टाइम आपस में तो टकराते हैं, वो स्लैब से भी टकराते हैं, आवाज़ होती है, ठीक है। ऐसी ये पति पत्नी का रिश्ता है जो दोनों साथ दिन रात रहते हैं, आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, एक दूसरे के साथ समर्पण करके रहते हैं। तो उनमें नोक झोंक होनी, आपस में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक होता है। उसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि एक दूसरे के साथ रहना भी गवारा ना हो। इसलिए उनको किसी के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला स्टेप उनका यह है कि आपस में बैठ के एक दूसरे की गलती माने या अपनी गलती माने और उस बात को लेके हंसे भी कि बताओ इतनी सी बात थी, वो कहाँ पहुँच गई। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, तब भी पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे, लेकिन लाज शर्म जो होती है बड़ों की, वो उनको आपस में अलग नहीं होने देती थी, आपस में जोड़े रखती थी। लेकिन अब परिवार जो है सामाजिक आर्थिक वजह से, नौकरी पेशे की वजह से परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। अब बच्चे विवाह के बाद या विवाह से पहले भी नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाके रहते हैं। जब उनकी शादी होती है तो भी उनको जाके उसी जगह पे रहना पड़ता है। अब उन्हें किसी का सहारा नहीं होता है, अपने बलबूते पर होते हैं वो। और परिवार में यदि झगड़ा हो भी जाता था तो बड़े लोग आके बीच बचाव कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि पहले जब परिवार अपने माँ बाप के साथ मियाँ बीवी रहते थे, उस टाइम भी अपने माता पिता की वजह से और पारिवारिक सदस्य की वजह से आपस में उनका झगड़ा भी हो जाता था। कई बार सास बहू
उसको पसंद नहीं करती तो अपने बेटे के शाम को लौटने पर वो उसकी शिकायत करेगी, ठीक है। या पता लगेगा कि लड़की की माँ यानी कि लड़के की सास अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों को अपने ही जगह पे रह के दामाद की बुराई करती है कि दामाद लड़की को हमारे घर नहीं आने देता, उसे तंग करता है, मानसिक पीड़ा होती है उसको मोबाइल नहीं रखने देता, उसका मोबाइल चेक करता है। तो इस वजह से भी पहले झगड़े होते थे। कई बार आपस में बातचीत करने से विवाद सुलझ जाते हैं और एक दूसरे को दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि चलो आपस में बात की उन्होंने, वो नहीं हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप उनको ये लेना चाहिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा ले जो कि या तो उनके परिवार का सदस्य हो या रिश्तेदार हो या लड़के या लड़की के परिवार का करीबी हो, और वो जो समझौता कराए वो ना तो लड़की की तरफदारी करने वाला हो ना लड़के की, वो बीच में न्यूट्रल होके उनकी बात सुने और वो फैसला करे। अगर वो लड़की के परिवार के पक्ष का है तो वो इतना निष्पक्ष है कि वो लड़की को कहे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो ये जो झगड़ा तुम्हारा हुआ है उस परिवार के रीति रिवाजों पे हुआ है, उनकी मान्यताओं पे हुआ है। वो चाहते हैं कि तुम ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसे सोसाइटी में ना जाओ, तो ये उनकी है बात जो कि तुम्हें माननी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो तुम पे कोई लांछन नहीं लगा रहे, कोई रोक नहीं लगा रहे। बस यही है कि किसी परिवार के जो रीति रिवाज होते हैं वो आज के बने हुए नहीं होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। लोग उनको दकियानूसी कहते हैं, लेकिन वो दकियानूसी का मतलब क्या है? देखिए, कई परिवारों में दिवाली पे, होली पे, जन्माष्टमी पे, दशहरे पे, ऐसे ही किसी खास बड़े त्यौहार पे किसी के परिवार में कोई मृत्यु हुई थी तो वो लोग उस दिन त्यौहार को नहीं मनाते हैं, या उनके परिवार की मान्यता हो गई है। इसमें दकियानूसी की क्या बात हुई? ठीक है, वो एक दुर्घटना के शिकार हुए थे उस दिन, तो इसलिए वो परिवार ऐसा मान रहे हैं। और यदि लड़के के पक्ष का हो वो व्यक्ति तो वो निष्पक्ष होकर लड़के को भी उसकी गलती समझाए कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से भी कई बार रिश्ता बच जाता है। आजकल लीगल मैटर्स में मैरिज काउंसलिंग का भी बहुत चलन हो गया है। इसके लिए मैरिज काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आप इसके लिए किसी एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं जो कि इस मामले में एक स्पेशलिस्ट हो सकता है। उसकी सलाह ले सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं, उसकी बातें सुने, उसको माने, समझें, अपनी गलती को समझें तो मामला यहाँ भी सुलझ जाता है। देखिए, अगर किसी एडवोकेट को हायर किया जाता है समझौते के लिए पति पत्नी डिस्प्यूट में, तो कई बार क्या होता है, एडवोकेट बहुत खेली खाए हस्ती होते हैं, ठीक है ना। अब वो उस परिवार को उस झगड़े से बचाने की जगह अपने वसीयतनामे को साइन कराने के लिए ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। वो बातों बातों में भड़का के उनको लिटिगेशन की तरफ उंगली थाम के चल देते हैं और दोनों को कोर्ट के मसले में फंसा देते हैं। इसलिए काफ़ी रिसर्च के बाद, सोच समझ के बाद एक शरीफ एडवोकेट को, ठीक है, एडवोकेट सारे शरीफ हैं, ऐसी बात नहीं है,
कि मैं मतलब कल कोर्ट में जाऊं और मेरे को कोई अपने पास बैठने ही ना दे। कोर्ट में सारे वकील हैं वो, लेकिन एक पति पत्नी जब अपनी मैरिज डिस्प्यूट को लेके जाए तो कृपा करके वो जल्दी से जल्दी लिटिगेशन की तरफ अग्रसर ना हो। देखिए, बचाव का यही रास्ता है कि जब आप ऑब्ज़र्व करें कि एडवोकेट आपको मिसगाइड कर रहे हैं और कोर्ट की तरफ धकेल रहे हैं, तो आप उनसे फिर मिलने का वादा झूठा ही करके, झूठा ही सही करके, मैं फिर आऊँगा, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए करके वहाँ से रुखसत हो जाइए और फिर उसी दिन गेट की तरफ ही जाइए, किसी और चैम्बर की तरफ नहीं, क्योंकि वो एडवोकेट साहब आपका पीछा भी कर सकते हैं कि पार्टी कहाँ जा रही है। ठीक है, इसलिए चुपचाप घर आ जाइए और फिर किसी दिन अचानक कोर्ट में जाके किसी और वकील से मिलिए, उसको ऑब्जर्व करिए। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी का जो विवाद या झगड़ा होता है वो बहुत मामूली सी बात पे होता है। किसी ने चुपचाप गैस रिलीज़ कर दी रात को सोते टाइम, उसी पे झगड़ा हो जाता है। इसमें उसका क्या बस है बताइए? यही है कि अपनी डाइट चेंज कर दीजिए ताकि गैस ना बने, और ऐसी बातें लेके चल जाएंगे। और देखिए, कोई चालाक एडवोकेट आपको वसीयतनामा साइन करा के कोर्ट केस में, फैमिली कोर्ट में फंसा भी दे और ये कहने लगे कि मेंटेनेंस दिला दूंगा और पत्नी उछल पड़े कि मुझे खर्चा मिल जाएगा। पर ध्यान रखिए, कोर्ट में जज साहब को भी पता होता है कि किस मामूली से झगड़े पर डिवोर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो कभी किसी के परिवार को टूटने नहीं देते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारे जज साहब को फैमिली कोर्ट में देखा है जो कि खुद पति पत्नी को समझाते हैं कि ऐसा हमारे घर में भी होता है, लेकिन हम कभी जज होते हुए भी अपने केस को कोर्ट में नहीं लाए, क्योंकि तलाक तो बहुत ही सीरियस मैटर है, जीवन भर का है। और हिंदू एक्ट देखिए तो उसमें तलाक शब्द के लिए, क्योंकि तलाक एक उर्दू का वर्ड है, डाइवोर्स हिंदी का नहीं है, वो भी इंग्लिश का है। अब विवाह विच्छेद, विच्छेद करना क्या होता है? तो विवाह को विच्छेद करना, अगर ये विवाह विच्छेद तलाक के लिए हिंदू एक्ट में जायज़ है, तो जैसे तलाक या डाइवोर्स एक शब्द है, सिंगल वर्ड है, ऐसी विवाह विच्छेद ये दो क्यों है? ठीक है, ये बाद में बनाए गए जो कि गलत चीज़ों को देख के इसका नामकरण कर दिया गया है। इसलिए याद रखिए, छोटी बात पे डाइवोर्स नहीं हो सकता है। हाँ, आपका खर्चा पानी ज़रूर हो जाएगा। और देखिए, जब मामला किसी तरीके से कोर्ट में पहुंच भी जाता है, फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए या मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो यहाँ एक झूठ की झड़ी लग जाती है, मूसलाधार बारिश होती है ना झूठ की। क्योंकि मैंने कहा छोटे बात पे तलाक नहीं हो सकेगा, इसलिए जो एडवोकेट होते हैं वो इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं कि झूठे आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पे लगाने लगते हैं, ताकि मामला जो है सड़ियल से सड़ियल हो जाए और बात तलाक तक पहुंच जाए। आप देखिए, जो आप झूठे आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, पति भी सोचे पत्नी भी सोचे कि जो झूठे आरोप वो लगा रहे हैं या उन पे लग रहे हैं क्या वास्तव में सही है।
जैसे उनको लगे कि ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर झगड़ा किस चीज़ का है। ठीक है, उसी टाइम टाटा बाय बाय कीजिए और कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि हम एक मिसगाइड होने की वजह से कोर्ट में आए हैं, हमें माफ़ किया जाए, हम तलाक नहीं लेना चाहते हैं। तो कोर्ट आपको कोई फाइन जेल नहीं करेगा, आपको केस बंद करने की सूचना दे देगा। यदि कोई एडवोकेट सलाह भी दे कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट में प्लेंट में लिखा जाएगा, एप्लीकेशन में लिखा जाएगा, तो आपको तलाक मिल जाएगा, तो उसके लिए कभी हामी मत भरिए। अपने केस को सच्चाई से लेके चलिए। और अगर एडवोकेट सही आदमी है, इंसान है, तो वो लिटिगेशन फाइल करने पहले जो प्लेट बनाएंगे और उसमें जो ड्राफ्टिंग करेंगे, उसको पढ़ते ही जज साहब को पता लग जाएगा कि मामला क्या है। ठीक है, वो पहले ही अलर्ट मोड में आ जाएंगे और बात को विवाद टूटने तक जाने ही नहीं देंगे। लेकिन कोई एडवोकेट यदि सलाह देता है कि इसमें कंप्लेंट में हमें ऐसे कंप्लेंट में ऐसे ऐसे आरोप लगाने पड़ेंगे जिससे कि तुम्हारा केस तगड़ा हो जाए, तो उनसे साफ रिक्वेस्ट कर दीजिए, कहिए कि टाटा बाय बाय, ये लीजिए आपकी आज की सीटिंग की फ़ीस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कई बार क्या होता है कि वाइफ के कहीं बाहर संबंध हो जाते हैं, किसी से फिज़िकल रिलेशनशिप हो जाता है जिसको कहते हैं एडल्ट्री। उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाना चाहूँगा। या हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है, किसी और महिला के साथ उसके फिज़िकल रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो कोर्ट में डाइवोर्स के लिए जाया जा सकता है और कोर्ट इसमें डाइवोर्स देगा भी। लेकिन इसमें क्या होता है, एविडेंस प्रूफ वगैरह विटनेस भी देने पड़ते हैं। अब जैसे किसी होटल का बिल है जिसमें वो महिला और पुरुष जाके रुके थे, तो उनमें से पुरुष के नाम से हुआ तो उधर का स्टाफ देगा कि उनके साथ एक महिला भी आई थी। अब उसके महिला के आईडी प्रूफ का नंबर वाला आधार कार्ड का या दूसरा कुछ नोट किया हो गया होगा, तो वो एविडेंस कोर्ट में माना जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन से ही कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, या कोई किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, उस टाइम का वीडियो चुपचाप बना लेते हैं। इसमें सीसीटीवी की फुटेज नहीं आती है, उसको कोर्ट का एविडेंस एक्ट मान्यता देता है। लेकिन जो अपने मोबाइल से कोई अपने आप रिकॉर्ड कराए, या बच्चे से कराए या किसी और से, या लड़के की बहन या लड़की के परिवार का कोई सदस्य अपने मोबाइल कैमरा से अगर इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, या मैसेजेस वगैरह का, व्हाट्सएप का, ट्विटर या कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में पेश करता है, तो ये एविडेंस जो है कोर्ट में बहुत बड़ा झटका खाते हैं। क्योंकि एविडेंस एक्ट कहता है कि ऐसी पर्सनल रिकॉर्डिंग के लिए एक रिकॉर्ड करने वाले को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये काम मैंने किया, ये मैंने रिकॉर्ड किया है, ये कब किया, कैसे किया है। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड करना इलीगल है, लीगल काम नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन करना, किसी की कॉल टेप करना, ये लीगल नहीं है। अब
ऐसे एविडेंस जब कोर्ट में दिए जाते हैं तो वो कोर्ट में मान्यता नहीं होती है, उनमें सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सर्टिफिकेट दिया जाए तो फिर उस पर उल्टा केस हो जाता है कि तुमने इलीगल काम क्यों किया, कैसे किया, किसके कहने पे किया, क्या कंसीडरेशन था, पैसा कितना मिला। इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ, कोई बिल वाला या दूसरी प्रूफ है या कोई और विटनेस देता है तो वो माना जाएगा। ऐसे केसों में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं जाके सबूत पेश कर दो, उल्टे फंस जाओगे। इस मामले में बहुत बढ़िया सलाह तो ये है कि कोर्ट में जाने से पहले 10 बार सोच लें। कई लोगों को गलतफहमी होती है या गलतफहमी उनके दिमाग में पैदा कर दी जाती है किसी के भी द्वारा, चाहे वो एडवोकेट के मुंशी साहब भी हों जो कि बहुत खेले खाए होते हैं, कि हफ्ते से पहले उनका केस निपट जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। कोर्ट में बहुत सारे केस होते हैं। कोर्ट में यदि आज हियरिंग हो रही है तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 4 महीने बाद भी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि जज साहब को पता होता है कि कौन से मामले जल्दी निपटाने की ज़रूरत है, तो उसकी डेट वो जल्दी भी देते हैं। और वो ऐसा जानबूझ के शादी के मैट्रिमोनियल केसेस में करते हैं कि जो समय होता है बहुत बड़ी मरहम का काम करता है, इलाज का काम करता है। समय बीतने पे दिमाग ठंडे हो जाते हैं, गुस्सा काफूर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई था डाउन हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, लंबी डेट ऑफ हियरिंग होने से पति पत्नी में कुछ ना कुछ समझौता होने की संभावना भी होती है। इसलिए कोर्ट केस में एकदम जंप मत कर दीजिए ये सोच के कि मेरा केस बहुत तगड़ा है और चंद दिनों में ही फैसला आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट केस में जाने से पहले अगर लीगल नोटिस एक भेज दिया जाए और आंसर को, रिप्लाई को, रिटर्न स्टेटमेंट आपका विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस लीगल नोटिस या फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लीगल नोटिस कर दिया जाए और उसके रिप्लाई का इंतज़ार किया जाए तो कई मामले बहुत जल्दी सुलझ भी जाते हैं। क्योंकि जब लीगल नोटिस में जो एलिगेशन लगाए जाते हैं और उसका रिप्लाई दिया जाता है तो जैसे एक एल्कलाइन एसिड को पानी बना देता है, जैसे मीठा सोडा पेट की खटास को तुरंत ख़त्म कर देता है, ऐसे लीगल नोटिस भी कई बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको काफूर कर देते हैं। यदि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है तो 8 से 9 महीने तो उसी में लग जाते हैं। और अगर आप लीगल प्रोसेस में जाएंगे तो बताइए 8-9 महीने और 8-9 साल भी हो सकते हैं। तो ये सब कहानी है डाइवोर्स वाला, पति पत्नी के डाइवोर्स के केस जो होते हैं उसमें। अब सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल सेटलमेंट में अपने केस को सुलझा लीजिए, क्योंकि कोर्ट केस बहुत लंबे होते हैं। इनमें सर्विंग पर्सन जो कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, उसका कैरियर ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये बातें हैं। इन डिस्प्यूट से बचने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ इस सब्जेक्ट पे आपको बहुत समझ आया होगा। और जो लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB के, LLM के और दूसरे जो किसी कम्पिटिटिव पेपर में अपीयर हो रहे हैं, यदि इस प्रकार से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अच्छे टाइप में जवाब दीजिए।
और अच्छे नंबर लीजिए। ये चीज़ें जो है मोटी मोटी प्रोसेस में आती हैं। अब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आजकल पत्थर की लकीरें भी टेक्निकल तरीके से ऑनलाइन चेंज हो जाती हैं। इसलिए अपने मैटर को आप घर पे ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मैरिड कपल्स को कहूँगा। जो पुरुष आयोग के लिए कर रहे हैं उसमें पुरुष नहीं, महिलाएं कोर्ट में जाती हैं। उसके लिए सेक्शन 498A 406, ठीक है, और 125 CRPC ऐसे उनका सहारा लेती हैं, जो कि उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन आजकल हथियार की तरह यूज़ हो रहे हैं। जो लोग पुरुष आयोग की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम का है। आपस में यदि हो सके तो समझौता कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट वीडियो का भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स। मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट लीगल मैटर के साथ।